So hi guys, we'll be starting with separation of powers today. सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है काफी सारी जगहों पर। काफी सारी नहीं, मेजरली तो एक ही जगह पे लिखा गया है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत जगह पर लिखा गया है। ठीक है, तो उस बात को हम थोड़ा सा देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, किस तरीके से कुछ कुछ कंट्रीज में सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में चीजें लिखी गई हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। राइट, दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच वी विल रीड अबाउट एंड yeah, I think let's start with it now. So first of all, principle of separation of powers was laid by whom? Montesquieu. Remember that. In L'Esprit de Loy. L'Esprit de Loy. They believe that the concentration of power in the hands of one person is tyrannical. कोई अनार्की एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होनी चाहिए पावर। पूरा एडमिन लॉ का जो स्तंभ है वो यही है कि टिरनी और अनार्की से हमें दूर भागना है सरकार की। राइट, it signifies that one person or body of persons should not exercise all functions of a government. Right? The purpose to diffuse government authority is to prevent absolutism and guard against arbitrary and tyrannical powers of the state, and to allocate each function to the institution best suited suited to discharge them. आप ये देखिए, आप लेजिस्लेटिव फंक्शन एग्जीक्यूटिव को तो नहीं दे सकते हैं, और जुडिशियल फंक्शन होली लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव को तो नहीं दे सकते हैं। राइट, तो वो डिवीजन जो क्रिएट हो रखे हैं, जो सेपरेशन क्रिएट हो रखी है, उसके हिसाब से ही देश को चलना पड़ेगा ताकि आर्बिट्रेरीनेस कम हो। राइट, सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अदर कंट्रीज। यूएसए में क्या है? एज कंपेयर टू इंडिया, इट इज अ मोर रिजिड फॉर्म ऑफ सेपरेशन। वहां पे बहुत रिजिड है चीजें, सच बताऊं तो। It incorporates certain exceptions to the principle of separation with a view to introduce checks and balances. ठीक है। In UK, the doctrine of separation of powers is repudiated by the existence of supreme parliament and cabinet system. यहाँ पे सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की ज्यादा है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। इंडिया में रिजिडिटी नहीं है इतनी सेपरेशन में। राइट, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर की जो प्रेफरेंस है वो चेक्स एंड बैलेंसेस में है, कि जुडिशियल पावर को लेजिस्लेचर किसी तरीके से चेक एंड बैलेंस करेगा, जो कॉलेजियम सिस्टम का पूरा इशू है। इट इज बेस्ड ऑन इंटीमेट एंड क्लोज कोऑर्डिनेशन ऑफ द गवर्नेंस फंक्शंस। ठीक है। रेलेवेंट आर्टिकल्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के, ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज आर्टिकल 13, जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जो है इन रिस्पेक्ट टू प्री एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, सेवरेबिलिटी है, इसके बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की क्लासेस में जरूर बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। राइट, नेक्स्ट देयर इज आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये है डीपीएसपी का पार्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन वी हैव आर्टिकल 74 क्लॉज 2, courts cannot inquire into the advice given by COM to the president। COM कौन हो गए? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो एडवाइस है टू द प्रेसिडेंट, उसमें कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकते। देन वी हैव व्हाट, वी हैव आर्टिकल 121, नो डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट फॉर द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। ये देखिए, इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने करंट अफेयर की क्लासेस में भी समझा है। जुडिशरी की जब क्लासेस होंगी, मतलब जुडिशियल सिस्टम की जो क्लासेस होंगी, उसमें भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा 100%। लेकिन इम्पीचमेंट हॉट टॉपिक है इस साल, क्योंकि जो यशवंत वर्मा का इशू है ना, वो काफी सुर्खियों में रहा है। तो आप अपने पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुडिशरी से क्वेश्चन तो आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। राइट, आर्टिकल 122, कोर्ट्स टू नॉट इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट। कोर्ट्स जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स है उसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते। आर्टिकल 361, प्रेसिडेंट और गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल फंक्शंस। ठीक है, अगर ऑफिशियल फंक्शन
जो एक्सरसाइज कर रहा है कोर्ट, उसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर, प्रेसिडेंट या गवर्नर अपनी आर्बिट्ररी आर्बिट्ररी पावर्स नहीं लगा सकते, एक तरीके से दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। डिविएशन फ्रॉम द नॉर्म, डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज डाइल्यूटरी इन नेचर बिकॉज ऑफ वेरियस एक्सेप्शंस। देखिए इसमें भी बहुत एक्सेप्शंस हैं, इसको हम देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या क्या है एग्जीक्यूटिव के। लेजिस्लेटिव में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं। आर्टिकल 111 में एसेंटो बिल्स है, जो मनी बिल्स, 110 है मनी बिल तो 110, राइट। 111 में जो एसेंट जाएगा, वो भी तो यार एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन, एक लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना एग्जीक्यूटिव का, राइट। और क्या है एक लेजिस्लेटिव फंक्शन, ऑर्डिनेंस 123 और 213 में। 123 में देता है प्रेसिडेंट और 213 में कौन देता है, गवर्नर। 357 लेजिस्लेटिव पावर्स टू प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इमरजेंसी, मिल जाती है लेजिस्लेटिव पावर। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर भी मिलती है एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर। जुडिशियल फंक्शंस भी देते हैं, पार्डन, पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट। इन सब के डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगा जरूर जब हम उस प्रोस्पेक्ट पे पहुंचेंगे। आर्टिकल 103 एंड 192, डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, राइट, एंड क्वाजी जुडिशियल फंक्शंस ऑफ ट्राइब्यूनल्स, ये भी एग्जीक्यूटिव को दिए जाते हैं, ठीक है। अब लेजिस्लेचर के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या क्या हो गए। एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर इनडायरेक्टली, ऑफ कोर्स। आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राइट, ये एक फंक्शन हो गया। 1242 में इम्पीचमेंट ऑफ एससी जजेस के जो फंक्शन है लेजिस्लेचर के पास, वो जुडिशियल फंक्शन हो गया। स्पीकर का डिफेक्शन का जो हो गया, शेड्यूल 10, शेड्यूल 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट, वो डिफेक्शन के प्रोस्पेक्ट में आएगा। डिसीजन ऑन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या होते हैं, ठीक है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एक्चुअली ना लोकसभा और राज्यसभा में होते हैं, जब जो सेशन है उसमें कोई प्रोसीजरल फैलेसी हो जाती है या फैक्चुअल फैलेसी हो जाती है। वो डिपेंड करेगा, एक्चुअली प्रोसीजरल फैलेसी के लिए एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी होता है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर भी होता है, राइट। ये राज्यसभा की रेड बुक में लिखा गया है और लोकसभा की ब्लू बुक में, सॉरी ग्रीन बुक में लिखा गया था, राइट। इट इज मेजरली इन रिस्पेक्ट टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, जो होता है वो फैक्ट्स के हिसाब से होता है, फैक्चुअल इनएक्यूरेसी पे, राइट। अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ ज्यादा ही सब्सटैंटिवली गलत स्टेटमेंट दे दी है जिससे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की रूलिंग देनी होगी, तो एक जुडिशियल फंक्शन आ जाता है लेजिस्लेचर के हाथों में, राइट। अब जुडिशरी का फंक्शन क्या क्या हो गया। आर्टिकल 277, सुप्री सुपर इंटेंडेंस ओवर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, ये एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया, राइट। आर्टिकल 129, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, ये भी एक वही वाला कौन सा एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो गया, राइट। देन आर्टिकल 145 एंड 225, पावर टू रेगुलेट ओन प्रोसीजर, राइट, ये लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया। लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग इन ऑल लोअर कोर्ट्स, ये भी एक लेजिस्लेटिव फंक्शन हो गया, राइट। देन जुडिशियल रिव्यू, डिक्लेयरिंग वॉइड एनी लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, ऑफ कोर्स लेजिस्लेटिव फंक्शन हुआ, राइट। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन नोट, राइट। द लॉजिक is of polarity of authority rather than strict classification, right? So checks and balances, there should be a balance eventually. That's what the Indian constitution is about, I feel. The center of authority must be dispersed to avoid absolutism and administrative arbitrariness, right? Again balance बना रहा है, arbitrariness तब नहीं हो, कब नहीं होगी, जब balance बना होगा। Thus varying to varying degrees all three branches perform all three functions, right? Remember that. अब देखिए हम कुछ कुछ केसेस देख लेते हैं। इन रे दिल्ली दिल्ली लॉज एक्ट का एक केस है। सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन स्ट्रिक्टेस्ट सेंस, बट देयर इज एन एफर्ट टू कंपार्टमेंटलाइज फंक्शंस एंड असाइन देम टू अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। इस केस के बारे में मैंने आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की क्लास में भी समझाया था। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है एडमिन लॉ का। इसमें जो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में बात कही गई वो मैंने आपके सामने रख दी है। सारे वही है, मतलब किसी तरीके से जो
सेपरेशन ऑफ पावर की जो डिफिनेशन है वो एक तरीके से एलैबोरेट करके इस केस में बताई गई है। नेक्स्ट केस इज राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, अनदर ग्रेट केस, राइट? Important for admin law. There is only separation of functions in the constitution, not separation of powers. Yes, true. Right. What the case is saying, there is separation of functions, right? Not separation of powers. Which is stated in which case? In the case of Ram Javaya Kapoor versus state of Punjab. Next, case Ananda Bharati versus state of Kerala. Separation of powers is the basic feature of the constitution. Simple. ये अच्छा केस है। इसको आप कभी कभी अगर आपको अपना किसी जीएस के आंसर को स्टार्ट करते हुए लिखना हो, या लॉ के ऑप्शनल के अगर आपके पास एसओपी का आंसर आ गया, तो एक के मतलब एक में आप ये लिख सकते हैं कि दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन यू कैन स्टार्ट एज द इंट्रो, राइट? नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण, 39 Constitution Amendment Act is the ouster of jurisdiction of the SC to hear the election disputes to the office of the PM were held as unconstitutional as it impugned upon the essential function of another branch of the government, that is judicial review, right? None of the three branches can usurp the essential functions of the others, which constitute a part of basic structure of the constitution. It can, however, exercise the power incidentally discharging its own functions. तो यहाँ पे कौन सी डॉक्ट्राइन आई? एसेंशियल फंक्शन डॉक्ट्राइन, ठीक है? व्हाट इज द एसेंशियल फंक्शन डॉक्ट्रिन? की तीन स्तंभ है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। कोई भी किसी की बाउंड्री को असर्प नहीं कर सकता। बैलेंस तो तराजू के हिसाब से बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस ठीक है, राइट? बैलेंस ही होना चाहिए, अजरपेशन नहीं होनी चाहिए। दैट इज व्हाट द केस स्टेटेड, राइट? लास्ट केस विच इज संबा मूर्ति वर्सेस आंध्र प्रदेश, एल चंद्र कुमार, आयर कोहेलो वर्सेस टीएन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आयर कोहेलो आर्टिकल 19 में भी इंपॉर्टेंट था आई गेस। एससी relied upon the basic structure doctrine to hold ninth schedule unconstitutional as it curtailed the essential function of the courts। ये देखिए, जो नाइन्थ शेड्यूल का पूरा केसेस का कनेड्रम है वो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में बताऊंगा ऑफ कोर्स, बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि नाइन्थ शेड्यूल असर कर रहा था कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, राइट? इस वजह से उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया गया था। एट दी एंड आयर कोहेलो के थ्रू माना गया, राइट? तो आयर कोहेलो वाज नॉट इन रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 19 नाउ इट, मेरे दिमाग में बेनेट कोलमैन आ रहा था, तो आयर कोहेलो इज डिफरेंट, आयर कोहेलो इज शेड्यूल 9, राइट? तो ये सब है यार, ये बहुत ही सिंपल था मेरे हिसाब से सेपरेशन ऑफ पार्ट्स में। अगर आप ये सारे एसेंशियल पॉइंट्स लिख देंगे ना जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो इट विल बी मोर देन इनफ। केसेस भी सारे लिख दिए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे हेड। बाय।